प्रज्ञा की जो कहानी है उसके दूसरे भाग में हम कुछ ऐसा ही सुनने वाले हैं जो शायद हमारे तर्क को चुनौती दे, लेकिन हमारी आत्मा को भी वो झकझोर के रखेगा। प्रज्ञा ने खुद को एक ऐसी अवस्था में देखा जहां उसका कोई रूप नहीं था। वो सिर्फ एक विशाल ब्रह्मांड की चेतना का एक छोटा सा हिस्सा थी। उसने एक विशाल स्त्री का रूप धारण किया जिसकी देह का आकार एक पूरे ग्रह जितना विशाल था। और फिर शुरू हुआ एक पवित्र नृत्य। उसी दिव्य कंपन से सीरियस ए के पहले जीवों का जन्म हुआ। वहाँ पहुंचकर प्रज्ञा ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि गाया सिर्फ एक शक्ति नहीं थी बल्कि 7 बहनें थी और प्रत्येक बहन पृथ्वी के एक विशेष कार्य की रक्षक थी। तो प्रज्ञा ने कहा कि मैं एक टाइम ट्रैवल मशीन पे काम कर रही हूँ और उस लालची इंसान ने अपनी सत्ता की भूख के लिए इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनकी हत्या कर दी थी। नमस्ते सितारा स्पीक्स के मेरे जागरूक परिवार। क्या आपने कभी महान योगी परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है? उस किताब में एक बहुत ही अद्भुत घटना का वर्णन है, ऐसे योगियों का जो एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पर भौतिक शरीर के साथ में मौजूद हो सकते थे। योगानंद जी ने हमें बताया कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो असल में चेतना का एक बहुत ही उन्नत विज्ञान है। आज मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रज्ञा की जो कहानी है उसके दूसरे भाग में हम कुछ ऐसा ही सुनने वाले हैं जो शायद हमारे तर्क को चुनौती दे, लेकिन हमारी आत्मा को भी वो झकझोर के रखेगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्रज्ञा की चेतना ने एक समय और स्थान के पार जाकर अपने असली घर यानी कि सीरियस की यात्रा की थी। हमने उस खलीसी की ऊर्जा को महसूस किया और उस सोलमेट से मिले जिसका इंतजार सदियों पुराना था। वो एक ऐसी दुनिया थी जहां पर प्रज्ञा सिर्फ एक वॉलंटियर बनकर गई थी। लेकिन आज की ये जो कड़ी है वो हमें बताएगी कि ये जो मिशन था वो सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं था, वो इस धरती के प्राचीन इतिहास और शंभाला की गहराइयों तक फैला हुआ था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रज्ञा के उस शाओलिन जन्म की ओर चलने से पहले मैं एक छोटा सा पल लेकर आप सबको एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहती हूँ। अगर प्रज्ञा का ये सफर आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर बताएं। हमारे इस कॉस्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो चलिए अब हम प्रज्ञा के उस जन्म में कदम रखने जा रहे हैं जहां उसका नाम था तक्षक। एक ऐसा योद्धा भिक्षु जो सिर्फ कुंफू नहीं सिखा रहा था बल्कि समय को वश में करने के रहस्य को भी डिकोड कर रहा था। पीएलआर करवाने के बाद में पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रज्ञा ने अपने मेडिटेशन में क्या देखा। उसके अंदर पीएलआर के बाद में एक हलचल शुरू हो गई। उसको ये समझ में आ गया था कि उसकी कहानी की जो परतें हैं वो और भी गहरी हैं। उसने और भी ज्यादा समय ध्यान करना शुरू कर दिया और यहीं से उसकी एक नई यात्रा शुरू हुई, कुंडलिनी जागरण की, जिसे वो पहले महज एक भ्रम या मिथ मानती थी। अब वो उसे एक जीवंत हकीकत की तरह जी रही थी। उसके भीतर दिव्य शक्तियों ने उसे दर्शन देना शुरू कर दिया था और अचानक उसे अंदर से एक गाइडेंस मिल रहा था कि उसे व्हेल मछली की आवाजों पर ध्यान करना चाहिए। और जैसे जैसे वो उन ध्वनियों की गहराइयों में उतरी मेडिटेशन में, उसकी जो पुरानी यादें थी सारी की सारी सामने आने लगी। प्रज्ञा ने खुद को एक ऐसी अवस्था में देखा जहां उसका कोई रूप नहीं था। वो सिर्फ एक विशाल ब्रह्मांड की चेतना का एक छोटा सा हिस्सा थी और इसे अरूप लोक या ब्रह्म लोक कहा जाता है। ये उन उच्चतम लोकों में से एक है जहां शरीर नहीं लेकिन सिर्फ होने का एहसास होता है। हालांकि प्रज्ञा के अंदर अभी भी कुछ बारीक इच्छाएं शेष थी, इसीलिए वो अंतिम लोक जो है जहां सिर्फ शुद्धता और इच्छा मुक्ति है वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। और जब वो उस लोक में थी, अरूप लोक में, उसने एक बुलावा सुना। उसके वंश के पूर्वजों में से एक स्वयंसेवी कार्य करने के लिए किसी ने उसे पुकारा और प्रज्ञा ने बड़े उत्साह के साथ में इसे स्वीकार किया। उस वक्त वो सिर्फ एक गैस के रूप में थी, लेकिन उस गैस में भी एक जागृत चेतना थी। कोई शरीर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। और इस नए प्रोजेक्ट को लेकर वो बहुत रोमांचित थी। जैसे जैसे वो नीचे के लोकों में आती गई उसकी चेतना ने एक ठोस रूप लेना शुरू किया। उसने एक विशाल स्त्री का रूप धारण किया जिसके लंबे बाल थे, सफेद वस्त्र थे
और जिसकी देह का आकार एक पूरे ग्रह जितना विशाल था। और फिर शुरू हुआ एक पवित्र नृत्य, जिसे वहां लोग तारकीय चाल मतलब कि स्टेलर मूव्स कहते हैं। और उस नृत्य के दौरान प्रज्ञा ने एक बहुत अद्भुत क्रिस्टलीय पदार्थ का उपयोग करके एक ग्रह का विशाल कोर बनाया। और वो क्रिस्टल धरती पर नहीं था, वो किसी उच्च लोक का हिस्सा था। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ। मैंने एक और क्लाइंट का पीएलआर किया था, जिनकी जानकारी प्रज्ञा के अनुभव से हूबहू मिलती है। वो भी एक उच्च आत्मा है जो सिर्फ इसलिए पृथ्वी पर आई है ताकि यहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं उनको बढ़ाया जा सके। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि कुछ ऊंची आत्माएं यहाँ सिर्फ इसलिए जन्म देती है ताकि वो सिर्फ अपनी उपस्थिति से इस पृथ्वी को एक बेहतर और ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली जगह बना सकते हैं। प्रज्ञा ने एक और अद्भुत दृश्य देखा। वो विशाल का स्त्री जो स्वयं प्रज्ञा की ही एक उच्चतर यानी कि हायर कॉन्शियसनेस थी, उसने एक बहुत बड़ा धनुष उठाया और उस ग्रह की ओर एक तीर चलाया। वो तीर कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वो एक जेनेसिस वेव थी। और यहाँ रुककर हमें यह समझना चाहिए कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान की भाषा में जेनेसिस वेव उन आदिम गुरुत्वाकर्षण तरंगों में से एक कहा जाता है जो बिग बैंग थियरी के बाद में उस पल पैदा हुई थी जब ब्रह्मांड का अत्यधिक तीव्र विस्तार हो रहा था। इसे ऐसे समझिए कि जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती है, वैसे ही ब्रह्मांड के जन्म के समय स्पेस टाइम के ताने बाने में सूक्ष्म कंपन पैदा हुए थे। जैसे ही वो तीर ब्रह्मांड के उस खाली हिस्से में टकराया, वहां एक महाविस्फोट नहीं बल्कि एक महासृजन हुआ। उस तीर की ऊर्जा ने अंतरिक्ष के ताने बाने को समेटा और पलक झपकते ही एक विशाल क्रिस्टल ग्रह की रचना हुई। विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम। आज का विज्ञान जिसे प्रिमोर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स कहता है, तो उस चीज को प्रज्ञा ने दिव्य तीर के रूप में देखा था, क्योंकि हम सिंबॉलिकली देखते हैं चीजें। विज्ञान मानता है कि ये तरंगे ब्रह्मांड के जन्म के समय स्पेस टाइम को मोड़कर मैटर का निर्माण कर रही थी। और प्रज्ञा का वो जो तीर भी जो था वो भी वही कर रहा था। वहां शुद्ध ऊर्जा को ठोस क्रिस्टल में बदला जा रहा था। और वह ग्रह कोई पुरानी मिट्टी या पत्थर का टुकड़ा नहीं था, बल्कि प्रज्ञा की चेतना और जेनेसिस वेव के मिलन से पैदा हुआ एक जीवित चमकता हुआ क्रिस्टल पिंड था। उस जेनेसिस वेव का परिणाम सिर्फ एक ग्रह का निर्माण नहीं था, बल्कि वो पूरे तारा मंडल में जीवन के बीज बोने जैसा था। उसी दिव्य कंपन से सीरियस ए के पहले जीवों का जन्म हुआ। यही वो ऐतिहासिक क्षण था जब प्रज्ञा को वो नाम मिला जो आज भी ब्रह्मांडीय अभिलेखों में मौजूद है, और वो नाम था एनलायरा वेशलुन। सीरियस ए के तमाम जीव जो थे वो उसे माँ कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनकी चेतना का आधार वही ऊर्जा थी जो प्रज्ञा ने उस जेनेसिस वेव के जरिए छोड़ी थी। अब जैसे ही सीरियस बी की रचना पूरी हुई, आकाशगंगा से बहुत दूर ब्रह्मांड के एक अनसुने कोने में एक पुकार गूंजी, और उस पुकार के जवाब में कैल आशा नामक स्थान से ये पुकार आई थी, जिसे हम कैलाश के नाम से जानते हैं। वहां से पानी की 3 दिव्य बूंदें अवतरित हुई। ये जो जल था वो अपनी खुद की चेतना रखता था और ब्रह्मांड के प्रति अपने कर्तव्यों को जानता था। जैसे ही वो बूंदें सीरियस बी की धरा पर गिरी, उन्होंने जादुई जीवों का रूप ले लिया और प्रज्ञा ने उन्हें देखा और उससे गहरा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे कि वो एक दूसरे को कई कल्पों से जानते हो। प्रज्ञा को ये एहसास हुआ कि उन्होंने ब्रह्मांड की सेवा के लिए कई बार साथ काम किया था। उस पल उन्होंने एक दूसरे का आभार व्यक्त किया और प्रज्ञा को पहली बार एहसास हुआ कि ये जिम्मेदारी मेरी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। इसके बाद प्रज्ञा ने अपना रुख उस नीले ग्रह यानी कि पृथ्वी की ओर किया। वो वहां गाया से मिलने गई। गाया धरती अपनी। वहां पहुंचकर प्रज्ञा ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि गाया सिर्फ एक शक्ति नहीं थी, बल्कि 7 बहनें थी, और प्रत्येक बहन पृथ्वी के एक विशेष कार्य की रक्षक थी। कोई पौधों के लिए जिम्मेदार थी, कोई प्राकृतिक संसाधनों के लिए, कोई पशु पक्षी के लिए। और जैसे ही प्रज्ञा वहां पहुंची तो 7 बहनों ने उसे नमन किया, क्योंकि वो जानती थी कि उनके सामने भी मदर ऑफ सीरियस खड़ी है। और प्रज्ञा ने भी उतनी ही विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। लेकिन उन 7 बहनों के चेहरे पर एक डर और चिंता थी, एक परेशानी सी थी,
जैसे किसी संकट का सामना वो कर रही हो। प्रज्ञा ने उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब प्रज्ञा को सब कुछ साफ नजर आने लगा था। उसे समझ में आया कि सीरियस की जो परिषद है, जो काउंसिल है, वो उसे बार बार धन्यवाद क्यों दे रही थी। वो पृथ्वी के पास ही एक ऐसे ग्रह या ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण कर रही थी जो मानवता के संतुलन को वापस ला सके। यह एक ऐसा रिमाइंडर था जो इंसानों को याद दिला सके कि वास्तव में वो कहां से आए हैं और उनका असली उद्देश्य क्या है। और इसी निस्वार्थ सेवा के लिए प्रज्ञा को एक और दिव्य उपाधि मिली, एल्थायरा एल्सुन। इस पल प्रज्ञा को एक बहुत बड़ी अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने इस जीवन में इतने दर्द, इतनी चोट और इतने संघर्षों का सामना क्यों किया। वो कोई सजा नहीं थी, वो उसे उस कॉस्मिक रोल के लिए मजबूत बना रहा था जिसे उसने खुद स्वीकार किया था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की गहराइयों से उन सभी लोगों को धन्यवाद किया जिन्होंने कभी ना कभी उसे दुख पहुंचाया था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो लोग भी अनजाने में उसके इसी मिशन में योगदान दे रहे थे। दोस्तों, एक बहुत खास अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। काफी दिन से सोच रही थी कि सितारा स्पीक्स की जो सर्विस है वो हर लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं लेकर आई हूँ मंथली ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो बिल्कुल फ्री है। हालांकि YouTube मेंबरशिप में मिनिमम चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है। मैं कब से ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कम्युनिटी बनाई जाए, वहां पे आपको जूम का एक्सेस दिया जाए और मंथली फ्री पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन कंडक्ट किए जाए। इस कम्युनिटी में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप बिल्कुल इस कम्युनिटी से जुड़िए। चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए है। खास करके उन लोगों के लिए जो PLR एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं, पर उन्हें डर लगता है कि क्या वो पिछले जन्म में जा पाएंगे या नहीं। अगर आपने पहले कोशिश की है और पास्ट लाइफ में नहीं जा पाए हैं, तो ये ग्रुप मेडिटेशन आपके लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस है। इससे आपका माइंड ट्रेन होगा और आप अपने आप को पर्सनल रिग्रेशन सेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार कर पाएंगे। और बहुत चांसेस है कि आप ग्रुप PLR सेशन में ही अपने पास्ट लाइफ के ग्लिम्स देखें। एक बात याद रखिए कि ग्रुप PLR का जो रिजल्ट होता है वो पर्सनल सेशन जितना डीप नहीं होता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, लिंक पर क्लिक करें और हमारी कम्युनिटी ग्रुप PLR के साथ जुड़े। मिलते हैं सेशन में। उन्होंने उसे टूटने नहीं बल्कि खुद को तलाशने में उसकी मदद की थी। प्रज्ञा ने अपने पिछले कई जन्मों को अपनी आंखों के सामने गुजरते देखा। हर जन्म में उसे अपना मिशन याद था, फिर चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना आए हो। उसके लिए उसका काम जो था वो हमेशा सबसे ऊपर था। न परिवार, न साथी, न धन दौलत, न मोह, कभी भी इन चीजों ने उसको अपने रास्ते से नहीं भटकाया। भले ही पृथ्वी पर भावनाओं और भ्रम के घने बादल हैं, लेकिन प्रज्ञा का जो मिशन था, उसका जो संकल्प था, वो उसके लिए हमेशा प्रबल रहा। लेकिन ये सब देखने के बाद भी प्रज्ञा के अंदर से एक आवाज आई कि ये अंत नहीं है और अभी बहुत कुछ बाकी है। प्रज्ञा की चेतना अब इतनी विस्तृत हो चुकी थी कि वो सिर्फ अपनी यादें ही नहीं देख रही थी, बल्कि उसे सीरियस ग्रह के जो लोग थे वो याद आने लगे, जिन्हें वो व्यक्तिगत रूप से जानती थी। वो देख पा रही थी कि उसके भाई बहन जो है सीरियस वाले, वो आज भी इसी धरती पर मौजूद है, लेकिन उसमें से अत्यधिक लोग जो हैं वो माया के प्रभाव में अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। यहीं पर प्रज्ञा को ध्यान की एक बहुत दुर्लभ गिफ्ट प्राप्त हुई। वो किसी को भी देखकर उसका भूत, वर्तमान और भविष्य साफ साफ देख सकती थी। समय उसके लिए अब कोई रहस्य नहीं रहा था, लेकिन प्रज्ञा ने इस शक्ति का उपयोग किसी अहंकार के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए करने का संकल्प लिया। उसने आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से लोगों की मदद करना शुरू किया और उसने अलाइंड लाइफ फाउंडेशन की स्थापना की, ताकि वो भटके हुए लोगों को उनके असली जीवन और असली उद्देश्य की ओर लेकर जा सके, पृथ्वी के जो भारी वाइब्रेशंस है उनको बढ़ा सके और आत्माओं को जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्त होने का रास्ता दिखा सके। इसे देखकर उसे एक और सत्य समझ में आया। उसने मुझसे कहा कि भविष्य में दीप्ति, तेरा भी एक बहुत बड़ा और गहरा उद्देश्य है। उसे ये समझ में आया कि सितारा स्पीक्स के पास इतने अधिक स्टार सीड्स क्यों आते हैं। मतलब मैं शायद एक कड़ी जैसा काम कर रही हूँ और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हम इस वक्त में साथ में है। मैं यहाँ उन आत्माओं के लिए एक ब्रिज का काम कर रही हूँ जो अपनी जड़ों को ढूंढ रही है। प्रज्ञा ने देखा कि मेरा काम
उन आवाजों को दुनिया तक पहुंचाना है जो अब तक अनसुनी थी। एक दिन प्रज्ञा के मन में एक फिर से सवाल आया। उसने मुझसे पूछा कि मैं किसी पिछले जन्म में कोई आध्यात्मिक गुरु थी क्या, या मैंने कौन सा मार्ग चुना था, क्या मैं किसी महान गुरु की छत्र छाया में मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो असल में प्रज्ञा चाहती थी कि वो उस जन्म की अपनी शक्तियों और लीडरशिप की जो पहचान है उसको अपने वर्तमान जीवन में उतार सके, इंटीग्रेट कर सके। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि प्रज्ञा ने उस गहरी अवस्था में अपने कौन से रूप को पहचान लिया और वो कौन सा रास्ता था जिसने उसे शाओलिन वॉरियर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही प्रज्ञा अपने पिछले जन्मों की यादों में पहुंची, उसने देखा कि उसने लाल और नारंगी रंग के कुछ अलग तरीके के कपड़े पहने हैं और पैरों में काले कपड़े से बने जूते पहने हुए हैं। नीचे उसे पथरीली जमीन दिखाई दी और उसके ठीक सामने खड़ा था शाओलिन टेम्पल। उस समय प्रज्ञा की उम्र लगभग 30 साल के करीब थी। उसने अपने आप को एक खुले मैदान में खड़ा हुआ पाया जहां पे बहुत सारे बच्चे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रज्ञा उन्हें सिखाती थी, लेकिन उस पल सिर्फ बच्चों की वो प्रैक्टिस देख रही थी, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी। और यहीं पे मुझे एक बात याद आई। कुछ दिन पहले मैंने प्रज्ञा की जुड़वा बहन प्रकृति का भी पीएलआर किया था और उसने भी खुद को एक शाओलिन मॉन्क के रूप में देखा था। अब मैंने प्रज्ञा से पूछा, क्या प्रकृति भी नजर आ रही है? तो प्रज्ञा ने बताया कि हाँ, प्रकृति भी है, वो एक लड़की है। वहां लड़कियों का भी मार्शल आर्ट्स की जो ट्रेनिंग थी वो दी जाती थी। और अब भी मैंने रिसेंटली किसी रील में देखा, जो पहले नहीं पता था, कि शायद लड़कियां ज्यादा थी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में। जब मैंने प्रज्ञा से साल पूछा तो उसने कहा कि 199, यानी कि आज से करीब 1800 साल पहले। अब मैंने प्रज्ञा को उस जगह जाने कहा जहां पे वो रहती थी। तो उसने देखा कि मंदिर के पीछे पत्थरों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी है जिसके सामने एक बहुत सुंदर तालाब था और वो बहुत ही शांत और सुंदर जगह लग रही थी। तो मैंने प्रज्ञा से पूछा कि बच्चों को सिखाने और मंदिर की जिम्मेदारी के अलावा तुम अपने खाली समय में क्या करती हो? तो उसने कहा कि मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ। तो मैंने उसको कहा कि देखो, तुम्हारे आसपास नोट्स पड़े होंगे, चीजें पड़ी होंगी, उसमें से देखो और मुझे बताओ कि किस चीज पे रिसर्च कर रही हो। तो प्रज्ञा ने कहा कि टाइम ट्रैवल। तो मैं सुन के दंग रह गई। तो वैसे तो पुराने जमाने में हमारे जो साधु संत थे वो एस्ट्रल ट्रैवल के जरिए समय की यात्रा कर सकते थे और ये एक व्यक्तिगत अभ्यास था जिसे एक्चुअली प्रैक्टिकली आज भी कोई सीख सकता है और एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है। मैं बहुत जल्दी इसकी ट्रेनिंग शुरू करूंगी। लेकिन प्रज्ञा उस जन्म में इसके ऊपर बकायदा रिसर्च कर रही थी और मेरे मन में डाउट आया। मैंने उसको पूछा कि क्या तुम अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए समय की यात्रा करने पर रिसर्च कर रही हो, या अपने अंदर कोई सुपर हीरो जैसी शक्ति विकसित कर रही हो, या फिर कोई टाइम ट्रैवल मशीन बना रही हो? तो प्रज्ञा ने कहा कि मैं एक टाइम ट्रैवल मशीन पे काम कर रही हूँ। अब मेरे लिए ये कल्पना करने से भी मुश्किल था कि उस दौर में कोई मशीन के माध्यम से समय को लांघने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या ये जो रिसर्च है तुम अकेली करती हो या तुम्हारी कोई टीम भी है? तो उसने बताया कि उसकी बहन प्रकृति जो थी वो भी उसके साथ में थी और उसके अलावा एक और व्यक्ति था जो भी इस सीक्रेट रिसर्च का हिस्सा था। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई। मैंने कहा कि क्या तुम ये टाइम ट्रैवल है उसका यूज कर चुके हो या अभी भी रिसर्च चल रही है? जब उसने ये बताया कि वो सफल रहे हैं टाइम ट्रैवल करने के लिए, तो मैंने पूछा कि क्या हम उस समय में जा सकते हैं जहां तुम टाइम ट्रैवल करके गए थे? तो प्रज्ञा उधर गई और उसने जवाब दिया कि ये तो बहुत पुराने समय में हम लोग आ गए हैं। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये यात्रा क्या सटीक थी? मैंने पूछा कि तुमने टाइम ट्रैवल किया था, क्या वो किसी तय जगह के लिए किया था, तय समय के लिए किया था, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट था जिसमें तुम पता नहीं? उसने कहा कि हम तो स्टोन एज में चले गए, ऐसा वो बोली थी कि यहाँ तो अभी जो इंसान है उनका पूरा विकास भी नहीं हुआ है, केव मैन के टाइम पे गए थे। तो प्रज्ञा ने बताया कि उस समय जो टाइम ट्रैवल था उसका एक बहुत गंभीर मकसद था। अतीत में जाकर वो कुछ ऐसा बदलना चाहते थे जिसने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि उनकी जो रिसर्च थी वो अभी इतनी गहरी नहीं थी कि वो उस सटीक पल में पहुंच सके। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो सीधे आदि मानव के युग में पहुंच गए और उस दरमियान तो मतलब सभ्यता और ये सब चीजें तो कोसों दूर थी इंसान से।
अब मैंने प्रज्ञा से ये पूछा कि क्या उस मिशन पर वो अकेली गई थी, तो उसने बताया कि नहीं, पहले राउंड में मैं अकेली गई थी, लेकिन दूसरे राउंड में मेरी बहन और वो जो करीबी साथी था वो भी साथ में था। इन तीनों का तालमेल बहुत अच्छा था। अब मैंने प्रज्ञा को उस आदि मानव वाले समय में ले जाने की कोशिश की ताकि हम ये समझ सके कि आखिर वो बदलना क्या चाहते थे। तो तब प्रज्ञा ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने मुझे शॉक कर दिया। उसने बताया कि उसके समूह में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो इस समय यात्रा की गुप्त विद्या को हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके इरादे बहुत ही खतरनाक थे। वो इस विद्या का गलत इस्तेमाल करना चाहता था, जैसे कि हर कहानी में होता है। और ये जो उनका ग्रुप था प्रज्ञा लोगों का, वो उसको उस रिसर्च से दूर रखना चाहते थे। और उस लालची इंसान ने अपनी सत्ता की भूख के लिए इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन उसने इतनी सफाई से ये काम किया था कि सबको यही लगा कि उनकी जो मृत्यु है वो स्वाभाविक यानी कि नेचुरल डेथ है। उसका असली मकसद ये था, वो जो शाओलिन टेम्पल, स्कूल और ये जो पूरा कम्युनिटी था उसका इस बंदे को इंचार्ज बनना था। प्रज्ञा एक्चुअली उसके स्पिरिचुअल टीचर के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। उसने कहा कि ये सिर्फ हमारे टीचर नहीं थे, उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह पाला और हमें शिक्षा दी। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उनकी हत्या करने वाला आज मंदिर पे राज करना चाहता था। और इसी प्रतिशोध और अपने गुरु को बचाने की तड़प में प्रज्ञा ने मशीन के जरिए अतीत में जाकर उस गद्दारी को होने से पहले रोकने का फैसला किया था। लेकिन मशीन शुरुआती दौर पे थी और इसी जल्दबाजी में वो आदि मानव वाली जगह पर पहुंच गई थी। तो अब मैंने उससे ये बोला कि क्या फिर इवेंचुअली फ्यूचर में मशीन के जरिए वापस जाकर क्या अपने जो गुरु थे उनको बचा पाई? तो प्रज्ञा ने कहा कि नहीं, हमने बहुत कोशिश की, अनगिनत प्रयास किए, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्यों? तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ था? मशीन में कोई कमी थी? क्या हुआ? प्रज्ञा ने कहा कि कमी मशीन में नहीं, कमी हम में थी, हमारी समझ में थी। हम नियति को बदलने निकले थे। कई कोशिशों के बाद हमें समझ में आया कि जो ग्रैंड डिजाइन है, ऊपर वाले ने जो खींच दिया है लकीर, उसको बदला नहीं जा सकता। हमें ये सच शुरू में समझ में आ तो गया था, लेकिन हमारा मन उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने प्रज्ञा से पूछा, तो फिर ऐसी समय यात्रा का मतलब ही क्या रह गया? अगर हम कुछ बदल ही नहीं सकते तो इतनी बड़ी खोज का क्या फायदा? तो प्रज्ञा ने कहा कि समय यात्रा का मतलब सिर्फ घूमना या दृश्यों को देखना नहीं रह जाता। कुछ चीजें फिक्स होती है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। छोटी मोटी चीजें बदली जा सकती है, लेकिन बड़े कार्मिक फैसले जो होते हैं उसमें हस्तक्षेप करना नामुमकिन है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो आदमी जिसने उनके गुरु की हत्या की थी वो अब भी उनके पीछे था। उसे गुरु की तो गद्दी चाहिए ही थी, लेकिन उसकी असली नजर प्रज्ञा और उनके ग्रुप की जो टाइम ट्रैवल रिसर्च थी उसके ऊपर थी। वो जानता था कि ये टेक्निक जो है वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली इंसान उसे बना सकती है। और जैसे ही हम सेशन में आगे बढ़े, परिस्थितियां थोड़ी सी और गंभीर हो गई थी प्रज्ञा की लाइफ में। मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा और आगे जाओ और देखो कि फिर क्या हुआ इसके बाद। तो प्रज्ञा ने कहा कि उस इंसान ने हमें सबके सामने दुश्मन घोषित कर दिया है। उसने हम पर इतने घिनौने और झूठे इल्जाम लगाए हैं कि अब हमें शाओलिन मंदिर से निकाल दिया गया है। जब मैंने ये पूछा कि किसे किसे निकाला गया, तो उसने कहा कि वो खुद, उसकी बहन प्रकृति और वो तीसरा लड़का जो था, वो दर दर भटकने के लिए अब मजबूर थे। और एक मजेदार और भावुक जानकारी यहाँ पे ये भी मिली कि प्रज्ञा की बहन और वो जो लड़का था वो उस जन्म में एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे। उन तीनों का जुड़ाव सिर्फ मिशन से नहीं बल्कि दिल से भी था। जब मैंने प्रज्ञा को उस एग्जाइल, मतलब कि उनको जो निकाल दिया था, उसके समय में उसको लेके गई, मैंने कहा कि क्या किया, कहाँ गए, तो उसने बताया कि शुरू में तो वो तीनों जंगलों में बहुत भटके। उनके पास ना घर था ना कोई ठिकाना था, लेकिन कुछ समय बाद में घने जंगलों के बीच में उन्हें कुछ अन्य भिक्षु मिले और वो उनके साथ में जुड़ गए। लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उस टाइम ट्रैवल रिसर्च पर था।
मैंने पूछा कि तुम्हारी उस खोज का क्या हुआ, वो किताब कहाँ है, पेपर्स कहाँ है? तो प्रज्ञा ने कहा कि वो किताब तो मेरे पास थी, लेकिन जब हम अपनी जान बचाकर उस मठ से भाग रहे थे तब हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम उसे कहीं छुपा सकें, और ज्ञान अगर उसके हाथ में लग जाता तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो उसने कहा कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैंने उस रिसर्च को गलत हाथों में जाने के बदले उसको अपने हाथों से ही जला दिया, और उन कागजों को नष्ट करना ही एकमात्र रास्ता था ताकि वो विद्या हमेशा के लिए लुप्त हो जाए। उस दिन के बाद में उन तीनों ने फिर कभी भी उस रिसर्च का, उस समय यात्रा के बारे में ना कभी बात की, जैसे वो कभी उनके अस्तित्व में था ही नहीं। इसके बाद हम समय में और आगे बढ़े उस पल की ओर जब प्रज्ञा ने इस शरीर को छोड़ने की तैयारी की। प्रज्ञा ने देखा कि वो अब काफी वृद्ध हो चुकी थी। उसके वस्त्रों का रंग बदल चुका था। वह अब नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए थी, और उसने बताया कि अब मैं उन भिक्षुओं की लीडर बन गई थी और हमने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, और हम एक जगह टिककर नहीं रहते थे। उसका जीवन अब पूरी तरीके से वैराग्य वाला हो गया था। वो घने जंगलों में रहते थे और आसपास के गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। और प्रज्ञा का मुख्य काम अब मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि बच्चों को और जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं उनको ध्यान सिखाना था। उसने अपनी अंतिम सांसें उसी शांति और जंगल की हरियाली के बीच में ली, ये जानते हुए कि उसका मिशन उस जन्म में पूरा हुआ, ज्ञान को सुरक्षित रखना और सही हाथों तक पहुंचाना। जैसे जैसे प्रज्ञा उस 1800 साल पुरानी दुनिया के दृश्यों को देख रही थी, एक थेरेपिस्ट के तौर पर मेरे मन में कुछ ऐतिहासिक सवाल उठे। मैं जानना चाहती थी कि क्या यह अनुभव सिर्फ एक कल्पना है या इसका जुड़ाव इतिहास की गहराइयों में भी है। तो मैंने पूछा, क्या उस समय भगवान बुद्ध जीवित थे? तो प्रज्ञा ने जवाब दिया कि नहीं, उस समय वो शरीर में नहीं थे, लेकिन उनकी करुणा और उनकी जो शिक्षाएं थी वो हम तक पहुंच चुकी थी। जब मैंने बाद में इस पर रिसर्च किया तो तथ्य सामने आया कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी वो चीन में लगभग 2000 साल पहले हान राजवंश यानी कि हान डायनेस्टी के दौरान पहुंच गई थी। प्रज्ञा ने जो साल बताया था 199 एडी, वो इसी कालखंड के बिल्कुल करीब बैठता है। यानी कि बौद्ध धर्म जब चीन तक पहुंच गया था उसके 200 साल बाद की ये बात है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक लिंक है। अक्सर लोग शाओलिन को बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं, जिन्हें चीन में दामो कहा जाता है। इतिहास कहता है कि जब बौद्ध धर्म शाओलिन आए तो उन्होंने देखा कि भिक्षु ध्यान तो बहुत गहरा करते थे लेकिन शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। तब उन्होंने उन्हें वो मार्शल आर्ट्स और व्यायाम सिखाए जो आज कुंफू के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। प्रज्ञा के अनुभव में भी मार्शल आर्ट्स और साधना का वही मेल दिख रहा था। मेरे चैनल के स्टोरीज देख के कभी कभी आपको भी उनसे रिलेशन फील होता होगा। कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी मुश्किलें भी उन जैसी है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप आपकी पास्ट लाइफ में कौन थे? क्या आपका भविष्य आपके लिए क्या संभावनाएं रखता है? सितारा स्पीक्स पे हम आपके इस जीवन और आपके स्पिरिचुअल जर्नी को गहराई से समझने और जीने की दिशा में हेल्प करते हैं। हमारे साथ आप अनुभव कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एज रिग्रेशन और अपने आने वाले जन्मों को जानने के लिए फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। हम आपको देते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जैसे कि एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन हीलिंग, जिससे आप पीढ़ियों से चलती आ रही बाधाओं और पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं, आपके पितरों को मुक्त कर सकते हैं। साथ ही हमारी नेगेटिविटी स्कैनिंग और रिमूवल सेवा आपके जीवन और आपकी किस्मत से ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एंटिटीज को दूर करती है। यदि आप स्पिरिचुअल गाइडेंस और अपने सवालों के जवाब की तलाश में हैं, तो हमारी मीडियमशिप, डिवाइन गाइडेंस, आकाशिक रीडिंग्स और टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है उससे आपको मिलता है उच्च स्तरीय गाइडेंस और आत्मा से जुड़ी गहरी समझ। हर सेशन आपके लिए एक अवसर है अपने आप को ढंग से समझने के लिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ये एक ठोस शुरुआत हो सकती है। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी हमसे जुड़े नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आज ही संपर्क करें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत करने के लिए। अब सेशन के दौरान मैंने एक और स्पेसिफिक सवाल किया। मैंने कहा कि क्या तुम्हें उन गुरु या शिष्य का नाम पता है जिनसे तुम लोगों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? तो प्रज्ञा ने कोशिश की और एक नाम लिया, अरना या अरनास ऐसा कुछ कहा। तो सच कहूं तो गूगल या इतिहास की किताबों में अरना नाम का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन
जब मैंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा तो तस्वीर जो थी वो साफ हो गई। बौद्ध धर्म में उन शिष्यों को जिन्होंने परम ज्ञान और निर्वाण प्राप्त कर लिया होता है उन्हें अरहत कहते हैं। तो ये पूरी तरीके से संभव है कि प्रज्ञा उस गहरी अवस्था में अपनी आत्मा की यादों में अरहत शब्द निकाल रही थी, जिसे वो अरना कह रही थी। उन अरहतों ने ही प्रज्ञा और उनके साथियों को उस कठिन समय में शरण दी थी और उन्हें निर्वाण का मार्गदर्शन दिया था। जब मैंने प्रज्ञा से उस जन्म में उसका नाम पूछा तो उसने कहा तक्षक। ईमानदारी से कहूं तो वो नाम सुनने में थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, लेकिन जब मैंने इस पर भी रिसर्च किया तो एक और जो तथ्य था वो सामने आया। प्राचीन मध्य एशियाई और पुरानी जो चीनी भाषा है, जो आज की जो उनकी जो भाषा है मैंडरिन, उससे काफी अलग है। उस समय में तक का अर्थ होता था ताकत या चट्टान, और शक वो उस महान योद्धा जनजाति का नाम था जो उत्तर पश्चिम चीन में रहती थी। इतिहास गवाह है कि इसी शक समुदाय के लोगों ने चीन में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पहुंचाने का जो मुख्य भूमिका थी वो निभाई थी। सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसे इस प्राचीन इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, वो ट्रांस में साक्षात उस योद्धा जनजाति का नाम ले रही थी जो बल और बुद्ध दोनों से जुड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि उस दौर में आज की तरह हवाई जहाज या इंटरनेट तो था नहीं, तो फिर तुम लोग ये शिक्षाएं जो थे वो एक दूसरे तक कैसे पहुंचती थी? और भारत और चीन के बीच में तो भाषा की भी दीवार होगी, तो तुम उसको कैसे पार करते थे? तो उसने कहा कि उस समय भारत और नेपाल के जो विद्वान और शिक्षक थे वो अक्सर शाओलिन आया करते थे, कुछ समय रहते थे और प्रज्ञा जैसे लोग उनके असिस्टेंट के रूप में काम किया करते थे। उनका जो मुख्य काम था वो उन गुरुओं के संदेशों को और शिक्षाओं को आम आदमियों तक पहुंचाना था। जो संदेश थे वो अक्सर ताड़ पत्रों में या चिट्ठियों पर लिखे जाते थे। और प्रज्ञा ने बताया कि जंगल में कुछ ऐसे फिक्स्ड स्पॉट्स थे जहां पे किसी पुराने पेड़ के नीचे, चट्टान के नीचे गुरु जो संदेश थे वो वहां पर दबा देते थे, और प्रज्ञा जैसे दूसरे लोग भी थे वो समय समय पर वहां पर जाकर चेक करते थे कि कोई नया निर्देश या कोई नया गाइडेंस आया है। जब मैंने उसको लैंग्वेज बैरियर के बारे में बात की तो उसने कहा कि उस समय जो देशों का बंटवारा है वो वैसा नहीं था जो आज है। आज हम जो नक्शे में देखते हैं वो एक पूरा चीन दिखता है, भारत दिखता है। उसने कहा कि तब तो जो दुनिया थी वो छोटे छोटे राज्य और कस्बों में बटी थी, और व्यापार और शिक्षा के लिए लोग अक्सर लंबी यात्राएं करते थे, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो 2-3 भाषाओं को आसानी से बोल लेते थे। इसलिए भाषा कभी दीवार नहीं बनी, बल्कि ये एक पुल था, एक ब्रिज था जिसने भारत के ज्ञान को शाओलिन की पहाड़ियों तक पहुंचाया। और जब मुझे ये लगा कि प्रज्ञा का जो शाओलिन जन्म की कड़ियां अब जुड़ चुकी है, तो मैंने उसके स्पिरिट गाइड का आवाहन किया, क्योंकि प्रज्ञा के मन में कुछ ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर सिर्फ वही सत्ता दे सकती थी जो जन्मों जन्मों से उसको देख रही है। यहाँ पहुंचते ही उसे अपने स्पिरिट गाइड के रूप में वही शाओलिन गुरु नजर आए जिन्होंने उस जन्म में पिता की तरह उसे पाला था और जिसकी हत्या उस गद्दार ने की थी। तो ये एक रियूनियन था, और वहां पे हमने कन्वर्सेशन शुरू की, लेकिन वहां से एक बहुत सख्त संदेश मिला कि जो हमारी कन्वर्सेशन का है उसका एक हिस्सा हमें ओपनली शेयर नहीं करना है। इसलिए मैं आपके साथ में सिर्फ वो चुनिंदा जानकारी साझा कर रही हूँ जिसकी हमें अनुमति दी गई है। उस अवस्था में प्रज्ञा को सदियों से चली आ रही एक भीषण गैलेक्टिक फाइट के युद्ध के दृश्य दिखाई दिए, और वो लड़ाई सिर्फ 2 राजाओं या देशों के बीच में नहीं, वो एक अच्छाई और बुराई के बीच का एक इटर्नल वॉर था। प्रज्ञा ने देखा कि ये युद्ध इतना भयानक हो गया था कि अगर उसे समय रहते रोका नहीं जाता तो पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता। अलग अलग ग्रहों के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयां अब एक महायुद्ध बन चुकी थी, ऐसे दृश्य दिखे, और जिसमें एंटी मैटर जैसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था। और इन हथियारों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इससे अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स बन रहे थे जो पूरे के पूरे टाइम स्पेस के ताने बाने को फाड़ रहे थे। प्रज्ञा ने इस युद्ध को कैसे रोका और उसकी इसमें क्या भूमिका थी वो बताते ही उसकी असल
कॉस्मिक पहचान उजागर हो जाएगी, इसीलिए ये बताना वर्जित है। लेकिन इतना जान लीजिए कि उसकी भूमिका एक कॉस्मिक गार्डियन जैसी थी। प्रज्ञा को एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का एहसास करवाया गया। उसने देखा कि अलग अलग गैलेक्सी, अलग अलग डायमेंशन और ग्रहों पर रहने वाले जीव सिर्फ एक ही लूप में फंसे हुए हैं। उसने बताया कि ये एक चक्र है जो घूम रहा है, वही लड़ाइयां, वही संघर्ष, बार बार लोग जन्म लेते हैं, कभी इस लोक में कभी उस लोक में, और फिर वापस लौट के वहीं आते हैं, और ये अंतहीन लूप अब तोड़ना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं टूटा तो चेतना कभी मुक्त हो नहीं पाएगी। और हैरानी की बात ये थी कि वो संघर्ष जो है, हमें लगता है कि हम इंसानों को संघर्ष है, बल्कि हायर स्पीशीज जो है, उच्चतर आत्मा है, वो भी जूझ रही है इस संघर्ष से। वहां भी शांति नहीं है, वहां भी अधिकार और सत्ता की लड़ाइयां चलती है, जैसे कि हम बहुत बार इंद्र की कहानी सुनते हैं। और प्रज्ञा को यह समझ में आया कि उसे एक धरती पर बहुत बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया है, इस लूप को तोड़ने के लिए। यह आसान काम नहीं है, इसमें जन्मों जन्म लगने वाले हैं। तो आप ये मत सोच लेना कि भाई ये अपने आप को समझते क्या है। और फिर अब हम आखिरी पड़ाव में आए। उसने कहा कि मैं जब अलग अलग लोकों, आयाम और ग्रहों पर जन्म लेते लेते मैं थक गई हूं, अब मैं इस चक्रव्यूह का अंत करना चाहती हूँ। उसने बताया कि किसी भी स्पीशीज की चेतना को ऊपर उठाने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। मेरे मन में एक और सवाल आया कि तुम इतनी उच्च आत्मा हो तो ये इंसान बनना क्या इतना जरूरी था? तो उसने कहा कि मानव शरीर और इस जीवन का संघर्ष ही सबसे बड़े शिक्षक हैं। आप इंसान बनकर जितना संघर्ष करोगे उतनी ही आपकी आत्मा मजबूत होती जाएगी। ये एक टफ ट्रेनिंग है जो हमें सबसे जल्दी मुक्ति की ओर लेकर जाती है। आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं वो आपको अंतिम सत्य के लिए तैयार कर रहा है। और ऐसे ही ये PLR सेशन हमारा जो है खत्म हुआ। जब प्रज्ञा सेशन से बाहर आई तो उसका पहला सवाल ये था कि ये क्या था, ये मैंने क्या देखा, ये हमने क्या बातें कर ली, ये हमें क्या जानकारी मिल गई। लेकिन एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही थी। और प्रज्ञा को बचपन से ही बौद्ध धर्म में बहुत दिलचस्पी है। वो कई बार 10 दिन की विपश्यना साधना में जाके आई हुई है। तो और वो मुझे भी कई बार कहती है, लेकिन मैं अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ। अगर आपने विपश्यना कभी किया है 10 दिन का कोर्स तो कमेंट में विपश्यना जरूर लिखिए। अब प्रज्ञा ने कहा कि वो खुद हैरान है, अगर ये बातें किसी को बताएंगे तो लोग हमको पागल बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये पागलपन नहीं है। प्रज्ञा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब यहाँ किसी न किसी बड़े मिशन पर हैं, किसी बड़े मकसद पे हैं, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए आए हैं। तो ये था प्रज्ञा का वो सफर जो तारों से शुरू होकर शाओलिन की पहाड़ियों और फिर बुद्ध शिक्षाओं तक पहुंचा। लेकिन प्रज्ञा की इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है जो हमने स्पिरिट गाइड से सीखा कि इंसान होना कोई मजबूरी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा अवसर है। हमारी जिंदगी के ये छोटे बड़े जो संघर्ष हैं वो हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन को उस अल्टीमेट मुक्ति के लिए तैयार करने के लिए है। हो सकता है कि आज इस वीडियो को देखते हुए आपको लगा हो कि क्या मैं भी एक स्टार सीड हूं? शायद हो सकता है, शायद आपको ये लगता है कि मैं तो एक साधारण इंसान हूं, मेरा क्या? तो मेरी बात पे ध्यान दीजिए। आप चाहे तारों के पार से आए हो, एक वॉरियर हो, या इसी धरती की मिट्टी से जन्मे एक आध्यात्मिक यात्री हो, आप स्पेशल हो। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों सितारों के बीच में आपका इस वक्त इस फ्लो में होना कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, आपका अनोखा एक व्यक्तित्व है जिसकी कहानी लिखनी शायद अभी बाकी है। और अगर आपको अपनी जड़ों की तलाश है तो डरिए मत, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखिए। मन के किसी कोने से एक हल्की जो आवाज आती है ना, उसको सुनिए। आपकी आत्मा का यही असली रास्ता है। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इस पूरी यात्रा के दौरान आपको सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ है। क्या आपको भी अपने अंदर उस वॉरियर की झलक महसूस होती है? और अगर आज की इस चर्चा ने आपकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा भी अपग्रेड किया है तो इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। जुड़े रहिए
इस बढ़ते हुए सितारा परिवार के साथ में। और याद रखिए, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, आप स्पेशल हैं। आपकी चमक यूं ही बरकरार रखिए, आपकी फ्रीक्वेंसी यूं ही हाई रखिए और सितारा स्पीक से जुड़े रहिए।